अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस पे। नोट्स आपको इसके मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। ओवरऑल हम लोग इसको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं इस लेक्चर को। द मेन बेनिफिट, पहले एमसीक्यूज की बात करते हैं। द मेन बेनिफिट्स ऑफ एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि ये कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, लेटेंसी को रिड्यूस करता है और एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। ये सारे पॉइंट्स हैं और इनमें से जो है हमारे पास, आप अगर उसके ऑप्शंस देखो तो जो ऑप्शन बी है हमारे पास, रिड्यूस द लेटेंसी, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है अ क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल विद रिसोर्सेज शेयर्ड अमंग मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन विद कॉमन कंसर्न्स। एक चीज यहां पे याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एमसीक्यूज का, इसमें हमारे पास राइट आंसर जो है ना वो है सी, कम्युनिटी क्लाउड। हम लोगों ने एक्चुअली पढ़ा हुआ है पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट, हाइब्रिड और मल्टीपल। कम्युनिटी क्लाउड हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं था, लेकिन याद रखिएगा कि पब्लिक क्लाउड में होता है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस, जनरली कोई भी इंडिविजुअल पर्सन भी आपके उस क्लाउड को एक्सेस में ले सकता है, उसको इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि उसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन कम्युनिटी क्लाउड में भी होता है कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स किसी एक पर्पस के लिए, किसी कॉमन पर्पस के लिए, जैसे कि कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है, कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उसके लिए किसी हॉस्पिटल की बात कर ले तो हॉस्पिटल के अंदर डिफरेंट लैब्स हैं, अकाउंट्स का भी उसमें फील्ड होता है, सारे लोग हैं, लेकिन किसी एक कंसर्न के लिए अगर वो क्लाउड को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पर्पस तो ओवरऑल हॉस्पिटल का ना, हेल्थ केयर का है, तो उसको फिर हम क्या नाम देते हैं, क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड, यानी कि ऑप्शन सी आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। देखिए जी, इसका एडवांटेज बताना है हमने डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का। ब्लॉकचेन इटसेल्फ हम डिजिटल नोटबुक को कहते हैं या डिजिटल लेजर को कहते हैं, तो इसका बेनिफिट ये होता है कि ये सबके दरम्यान में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि तमाम पीयर टू पीयर मॉडल में जितने भी नोड्स यानी कि कंप्यूटर्स आपस में अटैच है, जो आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं किसी भी सर्वर की मौजूदगी के बगैर, तो इसी चीज को हम ब्लॉकचेन कहते हैं ना। तो यहाँ पर उसका बेनिफिट ये होता है कि ऑप्शन सी है इनहैंस्ड ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी थ्रू डिसेंट्रलाइज्ड वेरिफिकेशन। जब डिसेंट्रलाइज होगा, यानी कि ये जो तमाम लोग एक दूसरे का डाटा देख सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी सेंट्रल, किसी भी गवर्निंग बॉडी के बगैर, तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसकी वजह से फिर इनहेंस करती है क्या, ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी, ये तमाम चीजें जो है वो आपकी राइज कर जाती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल कंबाइनिंग पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड की कॉम्बिनेशन को हम हाइब्रिड क्लाउड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द पर्पस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर इन ब्लॉकचेन। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का पर्पस बेसिकली क्या है, सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट डाटा शेयरिंग अमंग मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स। बाकी जो है वो आपके रेलेवेंट ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये एमसीक्यू, ये बेसिकली डेफिनेशन से ही वो एमसीक्यूज निकाल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है अ क्लाउड सर्विस ऑफरिंग a platform for developing, running and managing the applications without managing infrastructure। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करना चाहिए हमें। हमारे पास जो है वो इसके 3 तरह की सर्विसेज हैं, उसमें प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होता है उसके अंदर हम लोग किसी भी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं और उसमें विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर हमें सिर्फ क्या चाहिए होता है, हमें एक पूरा कंप्यूटर चाहिए होता है, लोकल कंप्यूटर चाहिए होता है, और हम उसके अंदर अपनी एप्लीकेशंस को बिल्ड करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, और हम उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज नहीं करते। तो ये हमारा ऑप्शन बी बनेगा, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अगर पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की बात करें तो उसमें हम लोग एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बाय करते हैं, यानी कि एक लोकल कंप्यूटर हम इंटरनेट के ऊपर बाय करेंगे और उस कंप्यूटर को हम यूटिलाइज करेंगे, यानी कि मेमोरी वगैरह। आप ये समझ लीजिए कि हम उसकी मेमोरी यूटिलाइज कर रहे हैं, हम उसके लिए जो जितने भी रिसोर्सेज हमें चाहिए हम उससे ले रहे हैं, वो सर्विस हम उससे ले रहे हैं। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, एप्लीकेशंस भी, कोडिंग भी उन्हीं के लोग करेंगे, हम सिर्फ उसके लिए पे करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कंफ्यूज नहीं होना। इसके लिए ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, यानी कि एप्लीकेशन जो है हम लोगों ने डिप्लॉय करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हम लोगों ने सिस्टम बाय किया है, तो ये क्या कहलाएगा, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। क्वेश्चन नंबर 7 है द सर्विस मॉडल एनेबलिंग एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट विदाउट सर्वर मैनेजमेंट। अगर सर्वर इन्वॉल्व नहीं है तो ये कहलाएगा सर्वरलेस आर्किटेक्चर।
क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? सर्वरलेस आर्किटेक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। हमारे पास जो है वो इसमें सर्वर नहीं है। सर्वर नहीं होने से मुराद ये कि हमें अपने एंड पे सर्वर को मैनेज नहीं करना पड़ता। हम लोग एक ऐसा मॉडल यूज कर रहे हैं जिसमें हमें सर्वर्स को मैनेज नहीं करना, ऑर्गेनाइजेशन खुद करेगी। आपका जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होगा वो मैनेज करेगा। आपको अपने एंड पे सर्वर्स को मैनेज करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी उस एप्लीकेशन को मैनेज करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। बस जो भी आपने बेनिफिट लेना है वो बेनिफिट ले और उसके लिए उसको पे कर दें। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8, द फीचर इंट्रोड्यूस्ड इन ब्लॉकचेन 2.0 बियॉन्ड क्रिप्टो करेंसी। देखिए जी, ये जो नया वर्जन है इसके अंदर हमारे पास जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है फास्टर इंटरनेट स्पीड्स। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ सर्वरलेस आर्किटेक्चर, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि कॉस्ट सेविंग होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। हमें जितनी चीज हमने इस्तेमाल करनी है, जितने टाइम के लिए इस्तेमाल करनी है, सिर्फ उसके लिए पे करना है, इसलिए कॉस्ट सेविंग, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। 9 क्वेश्चन है हमारे पास और तकरीबन ये वैसे तो कम बनते हैं लेकिन उसमें नंबरिंग आपकी बुक पे गलत है। यहाँ पे ये टोटल जो है वो 7 क्वेश्चन हैं, यहाँ पे नंबरिंग में 9 आ रहा है, तो इसको जरा देख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, मैं जस्ट इसको डिस्कस करूंगा, इसके आंसर्स डेफिनेटली हम लिख नहीं सकते, ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप लोग जो है वो पीडीएफ की फाइल नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करके तो उसमें पीडीएफ की फाइल डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, एनालाइज द रोल ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क्स इन ब्लॉकचेन, हाउ डू दे फंक्शन एंड व्हाई आर दे एसेंशियल। देखिए जी, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन हमने बनानी है ब्लॉकचेन के अंदर। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि डिजिटल नोटबुक कहलाती है। तमाम पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर ही होता है कि जितने भी कंप्यूटर होते हैं ना, सबके पास इक्वल राइट्स होते हैं, सब बराबरी भी होते हैं, किसी को प्रायोरिटी हासिल नहीं होती, किसी को प्रेफरेंस नहीं दी जाती, कोई उनको गवर्न नहीं कर रहा, कोई उनको मैनेज नहीं कर रहा, कोई गवर्निंग बॉडी वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती, सबके राइट्स इक्वल है। सो दैट्स व्हाई इसको पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल हम बोलते हैं। और इसके अंदर ब्लॉकचेन के अंदर ये इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिसमें सारे लोग एक दूसरे के तमाम एक्शंस को और जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो भी डाटा एक्सचेंज हो रहा है, हर चीज के ऊपर हर बंदे की नजर होगी। और ये एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हमें सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म फील होता है, इसलिए हम इसको जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो यूज करते हैं अपने डेली मामलात में। जो भी सिक्योर तरह की आप समझ लीजिए कि जिसमें हमें मैक्सिमम सिक्योरिटी चाहिए, जैसे कि सबसे बड़ा फील्ड इसके लिए क्रिप्टो करेंसी का। नंबर 2 पे, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूटेबिलिटी इन ब्लॉकचेन। इसका कॉन्सेप्ट ये इम्यूटेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपने कोई भी एक्शन लिया ना, अगर आपने कोई भी स्टेप परफॉर्म किया है, कोई एक्शन परफॉर्म किया है, कोई ट्रांजेक्शन की है, कोई रिकॉर्ड आपने एंटर किया है, तो ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर से बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते, अल्टर नहीं कर सकते, आप तब्दील नहीं कर सकते। इसको इम्यूटेबल कहते हैं, यानी कि ये जो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक होगी वो क्या हो गई? इम्यूटेबिलिटी। व्हाई इज इट अ क्रिटिकल फीचर? ये इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि बेसिकली हमें अगर लेट्स से कि अगर कोई बंदा इम्यूटेबिलिटी अगर इस सिस्टम के अंदर नहीं होगी, अगर इस प्लेटफॉर्म के अंदर इम्यूटेबिलिटी नहीं होगी, तो ऑब्वियसली कोई भी बंदा चेंज कर लेगा, वहां पे फिर इश्यूज क्रिएट होंगे, हैकिंग के चांसेस बढ़ेंगे, वल्नरेबिलिटीज बढ़ जाएंगी, वीकनेस सिस्टम के अंदर बढ़ जाएगी और कोई भी इसके ऊपर जो है वो रिलाय नहीं करेगा। नंबर 3 पे, व्हाट इज एज कंप्यूटिंग? एज कंप्यूटिंग में होता है बेसिकली कि जो कंप्यूटर आप इस्तेमाल कर रहे हो, एक मिनी कंप्यूटर, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है उस बड़े कंप्यूटर के अंदर, एक बड़े सिस्टम के अंदर, जहां पर वो छोटा कंप्यूटर फिट है उसको कंट्रोल करने के लिए। नहीं समझे तो मेरी बात समझिएगा कि गाड़ी है, गाड़ी के अंदर जब एक सेल्फ ड्राइविंग कार है, सेल्फ ड्राइविंग कार हर चीज को खुद ही मॉनिटर कर रही है, खुद ही कंट्रोल कर रही है, उसको कोई बाहर से कंट्रोल नहीं कर रहा होता, क्योंकि बाहर से सिग्नल आने जाने का अगर वेट करेंगे तो सिस्टम कोई ना कोई डेफिशिएंसी शो करेगा। इसलिए एज कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि ऑन द एज, आप जहां पर कोई काम कर रहे हो वहीं पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर ही, एक बड़े सिस्टम के अंदर ही एक छोटा सा कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर उसके अंदर कनेक्टेड होता है, अटैच होता है, उसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन आपको आ रही होती है, सारे सिग्नल्स आ रहे होते हैं, जो आपकी नेक्स्ट हैपनिंग होनी चाहिए, जो आपका नेक्स्ट एक्शन होना चाहिए, जो स्टेप आपने लेना है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको उसी एक मिनी कंप्यूटर के अंदर मिल रही होती है। तो आपको कहीं दूर से सिग्नल लाने की जरूरत नहीं पड़ती। दैट इज कॉल्ड एज एज कंप्यूटिंग के जब आप जहां पर डाटा यूज कर रहे हो, रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हो, उधर ही आपको इंफॉर्मेशन भी उसके बारे में मिल रही है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, यही इसका बेनिफिट भी है। नंबर 4 पे, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वरलेस आर्किटेक्चर। कोई ऐसा आर्किटेक्चर कंप्यूटर में जहां पर आप एक प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर रहे हो, एक क्लाउड सर्विस को यूज कर रहे हो, और उसके सर्वर्स को, जो पीछे बड़े कंप्यूटर होते हैं ना, एक चीज समझ लीजिएगा जल्दी से, क्लाइंट और सर्वर का एक मॉडल होता है कंप्यूटर में जिसको क्लाइंट सर्वर मॉडल कहते हैं। ये भी एक कंप्यूटर होता है और ये भी एक कंप्यूटर होता है, इसको कोई टफ नहीं करना ज्यादा। क्लाइंट कंप्यूटर वो होता है जो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है किसी भी चीज के लिए, डाटा चाहिए, फाइल चाहिए, उसको कोई मेमोरी रिक्वायर है,
ठीक है, या उसने कोई फाइल भिजवानी है कहीं पे, या उसको कोई वेब पेज ओपन करवाना है, इन तमाम कामों को करने के लिए वो सर्वर से रिस्पॉन्स मांगता है, रिस्पॉन्स लेता है। तो सर्वर जो रिस्पॉन्स बैक करता है वो उस कंप्यूटर को हम सर्वर का नाम दे देते हैं, और जो कंप्यूटर इसको रिक्वेस्ट भेजता है किसी भी चीज के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अ क्लाइंट। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे सर्वरलेस आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि आप एक इंडिविजुअल कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो, इंटरनेट पे इस्तेमाल कर रहे हो, उसका सर्वर आपको मैनेज नहीं, एग्जिस्ट तो करता है बट आपको मैनेज नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो उसका सर्वर कौन मैनेज करता है? जिस कंपनी से आपने ये सर्विस ली है। यानी कि कोई भी अगर आप क्लाउड प्रोवाइडर यूज करते हो, आप उसमें से AWS यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट एजोर की सर्विस यूज करते हो, तो उसमें आपको सर्वर्स को मैनेज ना करना पड़े, तो वो सर्वरलेस आर्किटेक्चर होगा। उसमें आपका बेनिफिट ये होगा सबसे बड़ा कि कॉस्ट इफेक्टिव होगा, वो हमने भी MCQ में भी कवर किया। व्हाट एडवांटेजेस डू सर्वरलेस आर्किटेक्चर ऑफर टू डेवलपर्स? इसके लिए आप एक आर्टिकल भी देख लीजिएगा कि सर्वरलेस आर्किटेक्चर जो है वो आपको क्या बेनिफिट देता है जी। इसमें हमें सर्वर्स को मैनेज नहीं करना पड़ता, इनहैंसिंग द स्केलेबिलिटी, एंड रिड्यूसिंग ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। यानी कि ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी को जो है वो रिड्यूस करने में आपकी कोई एफर्ट्स पुट नहीं हो रही। स्केलेबिलिटी को एनहांस करना आपका काम नहीं है, ये खुद ही ऑटोमेटिकली स्केलेबिलिटी का फीचर जो है वो यूज करता है। यानी कि जितने रिसोर्सेज आपको चाहिए, जितने बेनिफिट्स आपको चाहिए, आप यूटिलाइज कर सकते हो। जितना काम आपको करना है आप उतने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लें। अगर लेट्स से मुझे अपनी फाइल्स, अपने प्रोजेक्ट्स की फाइल्स को रखवाना है क्लाउड सर्विस के ऊपर, क्लाउड के ऊपर, तो फिर मुझे उतनी ही मेमोरी, जितनी मेमोरी चाहिए मैं उतने के लिए पे कर दूंगा, सिंपल। और मुझे एक्स्ट्रा मेमोरी के लिए पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर लेट्स से कि मैं अगर एक होटल में जाता हूं, मुझे अगर 1 नाइट स्टे करना है तो मुझे 1 नाइट के ही पैसे देने पड़ेंगे। ये नहीं कि मैं पूरे महीने की फीस दूंगा और फिर एक दिन रह के आ जाऊंगा। नो, जितना टाइम मैं स्पेंड करूंगा उतने के लिए मैं पैसे दे दूं। तो ये बेसिकली समझ लीजिए कि सर्वरलेस आर्किटेक्चर भी ऐसे ही काम करता है कि जितनी देर आप इस सिस्टम को यूज करोगे, सर्वर की उसमें जाहिर सी बात इन्वॉल्वमेंट होगी, लेकिन वो सर्वर कंट्रोल कौन कर रहा है? आपका सर्विस प्रोवाइडर। जितनी देर के लिए इस्तेमाल करोगे उतने के लिए पैसे दे दोगे। उसके बाद यही इसके बेसिकली बेनिफिट्स हैं। उसके बाद हाउ डज एज कंप्यूटिंग इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ऑटोनोमस व्हीकल्स? ऑटोनोमस व्हीकल्स में अभी जो हम लोगों ने सेल्फ ड्राइविंग कार की एग्जांपल दी, एज कंप्यूटिंग के लिए वही एग्जांपल हम दे देंगे। नंबर 9 पे डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिसिटी एंड ऑन डिमांड एक्सेस। पहले तो ऑन डिमांड एक्सेस देखेंगे, जब एक सर्विस चाहिए तब इस्तेमाल कर लें क्लाउड कंप्यूटिंग को, क्लाउड की सर्विस को। लेट्स से मुझे गूगल ड्राइव पे कोई फाइल रखवानी है, मतलब मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और मुझे जरूरत फील हुई कि मेरे कंप्यूटर में मेमोरी कम है, अब मैं फाइल्स को रखवा नहीं पाऊंगा, तो फिर मुझे क्या करना है? क्लाउड की सर्विस लेनी है। जहां पे भी मेरे पास कंप्यूटर मेरा है या नहीं है, सिर्फ अपना अकाउंट लॉगिन करना है किसी भी डिवाइस पे, किसी की भी डिवाइस पे, डेफिनेटली सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए हम उसको लॉगिन करेंगे और मैं उसके लिए पे कर दूंगा और मुझे उसी वक्त उसकी सर्विस मिल जाएगी। इसको बोलते हैं ऑन डिमांड एक्सेस। जब चाहिए तब उसकी एक्सेस ले लो। नंबर 2 पे इसमें था इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि जब आपको जितने रिसोर्सेज चाहिए उतने आपको मिल जाए सिस्टम की तरफ से, इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या मतलब? मेरी नॉर्मली चैनल पे लेट्स से कि जी जितने भी लेट्स से एक पर्टिकुलर फिगर है जी 1K व्यू आता है, लेट्स से दैट। तो इसमें मुझे अगर 1K व्यू आता है, किसी दिन अगर मेरे चैनल पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आती है और उसमें बहुत ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, कमेंट्स आते हैं, लोग मुख्तलिफ तरह से इस चैनल को जैसे जैसे आगे शेयर करते हैं, और फिर देन मुझे डिफरेंट कम्युनिटीज की तरफ से रिस्पॉन्स बैक आता है, लोग मुझसे कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई क्यूरी करते हैं, तो मेरा सर्वर, मेरा कंप्यूटर की तरफ से जो क्लाउड की तरफ से जो मुझे सर्विस दे रहा है, अगर वो इसको टैकल करेगा डेफिनेटली। इसी तरह से अगर हम एक वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट के ऊपर नॉर्मली लेट्स से एक दिन के व्यू आते हैं जी 10,000, 15,000, 20,000, 50,000। एक टाइम आया कि ऐसा कोई इवेंट आया कि जब आपकी व्यूअरशिप बढ़ गई। उस टाइम पे जब आपको सर्विस ज्यादा चाहिए उन तमाम ऑडियंस को, तमाम लोगों को कंट्रोल करने के लिए, तब आपका कंप्यूटर जो है, यानी कि जो सर्विस आप यूज कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? रिसोर्सेज को बढ़ा देगा, मेमोरी को बढ़ा देगा, ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए सर्वर से कंट्रोल करवाएगा तमाम चीजों को। ये एक सिस्टम आपका खुद करता है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। होप्स ओके, हमने काफी ज्यादा इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन कर ली है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी तमाम वीडियोस पड़ी हैं, जाके प्लेलिस्ट में जाके वो सारी वीडियोस देख लें। इंशाल्लाह ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी हो तो वो लाजमी तौर पर पूछ लीजिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें जी। थैंक यू सो मच।